अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन मौज़ूआत हैं। सबसे पहला जो हमारा मौजू होगा ज़ेर बहस वो होगा जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आपको बताएं कि पाकिस्तान की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड का शहर है जिनेवा, जहाँ पर यह आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का तखमीना तकरीबन 30 अरब डॉलर्स है। तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो इमदाद की गर्ज से की गई, लेकिन यहाँ पर देखा यह गया कि इमदाद तो इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन कर्ज जरूर अलबत्ता मिल गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन आपको बताते चलें कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स और इस्लामी तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बताएं कि फ्रांस ने पाकिस्तान को 10 मिलियन डॉलर्स और जापान ने 77 मिलियन डॉलर्स देने का ऐलान किया। तो सवाल यहाँ पर यह होगा कि जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस इमदाद कम, कर्जे ज्यादा, मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे। दूसरे नाजरीन हम बात करेंगे पंजाब में सियासी पारा हाई है और नंबर्स गेम की जो है एक जंग छिड़ी हुई है और हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। पंजाब में नून लीग को पहले भी मार पड़ी थी, आइंदा भी उनको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का। साथ ही अगर मुश्तरका पार्लिमानी इजलास की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम लीग नून के 145 से जायद जबकि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान शरीक हुए हैं। तो सवाल ये होगा कि पंजाब में सियासी पारा हाई है, नंबर्स पूरे होने के अपोजिशन के दावे दुरुस्त हैं। आखिर में हम नाज़रीन बात करेंगे, वज़ीर आज़म ने अपील की है और वो कहते हैं कि IMF जो है वो रहम दिली का मुजाहरा करे और थोड़ा सा हमें और मोहलत दी जाए। और उनकी जानिब से जिनीवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर IMF के वफ़द ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से भी मुलाकात की है, जबकि अगर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात की जाए तो उनका यह कहना है कि IMF पाकिस्तान की बाकी मानदा साथ जो है वो भी रोक सकता है। तो सवाल ये होगा, वज़ीर आज़म की अपील, क्या IMF आलमी दबाव पर अपने मुतालबात पर नज़रसानी करेगा? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब हैं, सना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोना आलम भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले रुख करूंगी मैं सज्जाद मीर साहब, आपका क्या समझते हैं सज्जाद मीर साहब, आप जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस इमदाद कम, कर्जे ज्यादा हैं, मतलूबा नताइज हासिल हो पाएंगे? चले, अच्छा हुआ कि इमदाद की बजाय कर्जे मिले। हम्म। हम कोई मांगे तांगे की चीजों पर दूसरों के हाथों पर कचगोल फैलाकर कहा करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए। सही। ये हमारे यहाँ अखुवत का एक कॉन्सेप्ट है, वो जो करते हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। वो सिंध में जब घर तामीर कर रहे हैं या दूसरे लोगों को फसलों के लिए इमदाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इमदाद नहीं देते। हम उन लोगों से बात करते हैं कि कर्जा लो, अपने पाँव पे खड़ा हो और 4 साल में इस तरह वापस करो, सही। इंटरेस्ट भी देते हैं वो। उनका कॉन्सेप्ट है माइक्रो फाइनेंस का। उसके नतीजे के तौर पर वो कहते हैं कि अपने पाँव पर खड़ा होना सीखो। चले, कर्जे मिले हैं ना, इस वक्त तो हमें वैसे भी पैसे की जरूरत है। और अगर कोई किसी ने भीख नहीं डाली बल्कि कर्जा दिया है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं। पहली बात तो ये है कि इस बहस पे पढ़ना नहीं चाहिए। सही। दूसरी बात है कि इंटरनेशनली इस वक्त हमें कोई बहुत ज्यादा इमदाद की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया फंसी हुई है। पूरी दुनिया में एक तरह की किसात बाजारी है। पूरी दुनिया में कीमतों के चढ़ने की और रूस के साथ जो लड़ाई है उसकी वजह से जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें डोनेशन देने का रिवाज जो है ना जरा कम हो गया है। ये अगर हम इस पर गुफ्तगू शुरू कर दें कि इस हुकूमत को कौन देगा और आने वाले कोई और आ जाएंगे तो उनको मिल जाएगी, ऐसी बात कुछ नहीं होनी। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान को हो रहा है। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त गए हुए हैं सऊदी अरब में, देखिए हम हाथ पैर ही मारे हैं ना जी। और शहजादे से मुलाकात हो गई है, उन्होंने सरमाई अपने कैपिटल में इस्तकबाल किया है, वगैरह वगैरह, मुबारकबाद दी है। तो सारे एफर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के तमाम अदारे मिलकर कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। और इतनी ही तवक्को रखनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया $30 बिलियन आपको लाके आपकी जोड़ी में डाल देगी और कहेगी चलो जाओ आप काम करो और घर तामीर करो? आज कॉन्फ्रेंस का जो मजाज हमने जहां देखा है हमारे चैनल पर, अभी मैंने स्टडी नहीं किया, मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर यहाँ अखबार आएंगे तो वो नहीं देखा, उससे लगा कि कम से कम इतना तो ब्रेक थ्रू हुआ है। इतनी बात तो हुई है कि आलमी सतह पर इस बात पर गुफ्तगू की गई है, मैं गुफ्तगू की गई है कि दमदाद दी गई बात में कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। यूनिक सेक्रेटरी जनरल खासतौर पर शुरू से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कोई शक नहीं। अब दुनिया के खाते में क्या है वो यही कुछ है। सही। इस्लामिक बैंक ने जो हमें दिया है वो यकीनी तौर पर इस बात का इशारा है कि मुस्लिम दुनिया किस हद तक हमारे साथ खड़ी है। जी। वर्ल्ड बैंक ने उससे आधी इमदाद, आधी से कुछ कम इमदाद का ऐलान किया है। जहाँ कर्जा जो भी होता है वो यही होता है जनाब, ठीक। यही मिलना है आपको।
हम इस बात की तवक्को नहीं करें कि जिस तरह ज़लज़ले के ज़माने में इमदाद आई जी, थी ठीक। और वो आगे बढ़ेगी। इस वक़्त वो मौसम भी नहीं है, हालात भी नहीं है और दुनिया आप अपने-अपने माहौल में फँसी हुई है। हुँ, शायद उनको भी इमदाद की ज़रूरत है। सही। जी, सना मिर्ज़ा। मेरा ख़्याल है मीर साहब ने बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की है इस वक़्त जो हमारी सूरत-ए-हाल है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं जिसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। देखिए, एक तो ये कि हम कह ये रहे थे कि ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस है। इसका मकसद जी, क्या था? ये किस लिए की गई थी और पाकिस्तान की इससे एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं कर सकी। जैसे हमने बिल्कुल। पिछले शोज़ में भी बात की थी कि हमारे यहाँ की हुकूमत और हमारे यहाँ का जो इंतज़ाम है, इसको भीख माँगने और कशकोल फैलाने की आदत हो चुकी है। हम अपने अखराजात को कंट्रोल करने से काफ़िर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि इन अखराजात को चलाने के लिए दोस्त ममालिक या दीगर से हमें या तो कर्ज़ा या फिर मुफ्त में माल मिल सके। जी। अब जिस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, बल्कि जैसे मीर साहब ने भी कहा कि वर्ल्ड बैंक से लेके इस्लामी तरक्कियाती बैंक तक कर्ज़े ज़रूर दिए गए। तो ये कर्ज़े तो मेरा ख़्याल है कि ऑर्गेनाइज़ेशन टू कंट्री भी लिए जा सकते थे। इसके लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना और इन तमाम मकासद की तशरीह करना, हुँ, ये एक मेरी नज़र में यूज़लेस एक्सरसाइज़ साबित हुई। अगर तो पाकिस्तान का इतना अच्छा इम्पैक्ट जाता और पाकिस्तान इतना अच्छा मैसेज कन्वे कर पाता, तो मेरा ख़्याल है कि एक बड़ी तादाद में हमें वहाँ से लोग ऐसे होते और ममालिक ऐसे होते जो कि हमें इमदाद फराहम करते। जो इमदाद हमें दी गई है वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन जो कर्ज़ा है उसके लिए हमने इंटरनेशनली अपनी असल फाइनेंशियल पोज़ीशन को ना सिर्फ़ ज़ाहिर किया, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन के कपड़े भी उतार दिए। सही। अब जहाँ पर ये बात है कि इसहाक डार साहब और आईएमएफ के वफ़्द की जो मीटिंग हुई है, मेरा ख़्याल है कुछ रोज़ पहले जो चीनी सफ़ीर का इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने और मेरा ख़्याल है कि चीन ने बड़े अच्छे तरीके से निचले लेवल के ऊपर और उसके थ्रू वो मैसेज कन्वे कर दिया कि देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है चीन और पाकिस्तान में आइंदा भी करेगा। हुँ, कुछ रोज़ पहले भी चीन ने ये मैसेज कन्वे किया था और एक रोज़ पहले भी ये कन्वे कर दिया गया कि तकरीबन 15 मिलियन के तिजारती कर्ज़े और इसके अलावा 2 बिलियन की सेफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर डिपॉज़िट्स में की गई है। वही 2 मिलियन जो कि इस वक़्त हमारे फॉरेन रिज़र्व्स का हिस्सा है। तो कम से कम चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, इस मुल्क में मेरा स्टेक है, इसलिए आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और सही। इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से जो बड़े मालियाती इदारे हैं वो इस बात के ऊपर रजामंद हुए हैं। आईएमएफ हुँ, ने अपनी तमाम मुतालबात की लिस्ट सामने रख दी है। एक तो ना सिर्फ ये कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत पुराना मुतालबा है। टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, इसके अलावा सब्सिडीज खत्म करना चाहते हैं और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है इसके ऊपर बहुत अरसे से बात फंसी हुई है। तो मेरा ख्याल है वो तमाम मुतालबात साहब के बुलंदोबांग दावों के बावजूद वो तमाम मुतालबात जी। पाकिस्तान को मानने पड़ेंगे और ये सब कुछ हमें 30 जून से पहले करना है। मैं बिल्कुल शॉर्ट करती हूँ कि जी, जी। आखिर में एक ऐसी खबर जिसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज, एक ऐसे टाइम पे जबकि हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब में है। सऊदी अरब से ये खबर आई है कि तकरीबन 6 ममालिक जिसमें कि पाकिस्तान शामिल नहीं है, अगले 7 सालों में 4 लाख के करीब वर्कर्स उन ममालिक से लिए जाएंगे जिनके अंदर अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। हुँ, हमारी बहुत बड़ी सिफारती नाकामी है। बिल्कुल। 1 लाख के करीब लोगों को अगले 1 साल में वीज़े मिलने हैं। तो हुँ, हमने जहाँ अपने लिए जॉब्स क्रिएट करने की बात की है, जब इंडिया के हवाले से कुछ होता है तो इंडियन सफीर वहां पहुंच जाते हैं, इंडियन वजीर खारजा वहां पहुंच जाते हैं और मिन्नतें हुँ, करते हैं कि जी खुदारा हमारे लोगों को ना निकालें। सही। हम ऐसे मौके के ऊपर पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, खुल रही है लोगों के लिए, हुँ, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बंद होती है और हमारी गवर्नमेंट इसके हवाले से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना एहतजाज करती है ना ना ही लॉबिंग बात करती है। करती है, बिल्कुल। जी, नईम खालिद साहब। जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तो इवेंट के इनकाद का मामला है, वो आप कह सकते हैं कि कामयाबी हुई फॉरेन ऑफिस की कि उन्होंने इसका इनकाद कर लिया और लोग वहाँ आए, उन्होंने बातचीत की। हुँ, बाकी ये तो आपको मालूम है कि पहले ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस का नाम था, फिर उसके बाद ये क्लाइमेट रेजिलियंस पाकिस्तान इसका नाम हो गया, जिससे ये अंदाज़ा पहले ही हो गया कि शायद कोई डोनेशंस वगैरह नहीं होंगी, लोन्स और कर्जे ही होंगे। और ये भी आपको मालूम होगा कि ये मैचिंग लोन्स हो सकते हैं, मतलब ये कि जितना वो ये लोन स्पेसिफिक किसी कामों के लिए भी हो सकते हैं, अभी हमें कंडीशनैलिटीज पता नहीं है। तो वो जो हमें जिस मद में ज़रूरत है कि हम कर्जे उतार सकें या कोई और काम कर सकें, उसके लिए ये हो सकेंगे, हम इस्तेमाल कर सकेंगे, ये नहीं, ये सारी बातें हैं। तो असल में तो जो बहन ने भी बात की और मीर साहब ने भी की, असल काबिल अफसोस बात तो ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं हुँ, और क्या यहाँ से इस तरीके से मांगे तांगे से हम निकल सकते हैं। कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि चाहे बैरूनी डोनर्स हों या लोन लैंडर्स हों, हुँ, वो
6-7 महीने की हुकूमत को ज़्यादा सपोर्ट करने नहीं आगे बढ़ेंगे। सही। वो देख रहे होंगे कि जब तक कोई 5 साल के लिए स्टे जाए, उस वक़्त तक ना अंदर से आपको कोई मदद मिलेगी इन्वेस्टमेंट की, ना बाहर से मिलेगी। तो मेरा ख़्याल है कि हम बड़ी चीज़ को समझने से कासिर हैं और जो सेकेंडरी और तीसरे नंबर की चीज़ें उनमें पड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम इकॉनमी है। बिल्कुल लेकिन सही। ये इकॉनमी का जो प्रॉब्लम है, ये जिन वजूहात की बिना पर है, जब तक उन पर आप ज़र्ब नहीं लगाएँगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ सकेंगे। अल्लाह करे सही। कि ये कुछ ना कुछ मिले और कामयाबी, लेकिन बड़े अफ़सोस होता है ये देख कर कि हम किस नहज पे पहुँचे हुए हैं। जी। ठीक है। जी मोना, क्या कहेंगी आप? देखिए जो बात ये है ना कि चैरिटी मिली है, हमें एड मिला है या हमें कर्जे मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वैसे तो प्लेजेस बहुत अच्छे हैं और इस वक्त जिस सिचुएशन में हम थे और जो हम लोग जिस तरह से डूबे हुए थे बिल्कुल नाक तक, गालिबन बताया जा रहा था 2 हफ्ते की सिर्फ हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे थे और 4 बिलियन तक हमारे रिजर्व्स अराउंड 4 से थोड़े से ज्यादा 4.6 4.5 तक पहुंच चुके थे जो रिसेंट हमने रीपेमेंट की थी। तो इस पूरी बात में अगर हम लोग कुछ प्लेजेस ले पाए हैं, चाहे वो कर्ज हो या चाहे अगर चैरिटी हो, चैरिटी चले कम भी सही, लेकिन शॉर्ट टर्म मामले में एटलीस्ट ये कि हमारा सर्वाइवल तो एटलीस्ट कुछ उसके लिए तो हमें कुशन मिला ना, ये सबसे बड़ी बात है। सही। शॉर्ट टर्म में ये एक बहुत बहुत बड़ा रिलीफ है, कोई शक नहीं, और ये हुकूमत अपने क्रेडिट पे लेगी, उनका क्रेडिट ये है भी। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म देखें तो हाँ, जो कर्जे हैं इसकी शेप में उनको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन जो एड है, जो चैरिटी है, ऑब्वियसली वो उसमें ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि मोडालिटीज के ऊपर बात करना थोड़ा सा भी प्रीमेच्योर है। जब ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो ये तमाम मोडालिटीज इसकी फाइनलाइज होंगी कि ये किन शेप में आ रहे हैं। हो सकता है हमेशा जो अक्सर और बेशतर प्रैक्टिस होती है इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज की, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की हो, ये क्या करते हैं, ये परसेंटेज वाइज चलते हैं। कुछ परसेंटेज जो रकम का होता है वो चैरिटी होती है और कुछ परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट होता है। उसकी परसेंटेज क्या होती है, कितने फीसद इंटरेस्ट है, ये बहुत सारी मोडालिटीज है, और कितना इसमें ड्यूरेशन है, कब तक वापस करना है, इन तमाम चीजों को मुझे लगता है इस वक्त कबल वक्त है कि इसकी हम लोग इन स्पेक्स पे बात करें। लेकिन बाय एंड लार्ज ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। हाँ, लेकिन ये नामुकम्मल है। नामुकम्मल इस वजह से है क्योंकि हुकूमत को अपना जो नॉन डेवलपमेंट, गैर तरक्याती जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कट डाउन करना पड़ेगा। अगर इनकी शाह खर्चियां उसी तरह से चलती रही जैसे कि अभी चल रही हैं, और ये दौरे जिस जिस पैमाने पे ये लोग करते रहे हैं, मुल्क की रिजर्व्स और हालत जार को जानते हुए, अगर ये तमाम मामला चलता रहा तो मेरा ख्याल है ये जो आया है ना, ये उसको अगले 2 मिनट में, 2 महीनों में अगले ये खत्म करके और फिर बैठ जाएंगे कि जी अब हमें और कोई दे। तो ये प्रैक्टिस जब तक खत्म नहीं होगी, ये जी। इनकी अप्रोच ठीक। खत्म नहीं होगी, तब तक मामला नहीं बढ़ सकता। मुझे क्लियरली याद है जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि मुल्क की रिजर्व्स खतरनाक हाल तक निचले हद तक जा चुके हैं, जी। उसी रोज एक और वफाकी काबीना में जो है माशाल्लाह से एक वजीर की इंडक्शन हो गई थी। तो ये अपनी जब तक ये हरकत और सकनात से ये लोग बाज नहीं आते, अवॉइड नहीं करते, मुझे लगता है कि बिल्कुल मामला जो है हम 2 महीने बाद वहीं खड़े होंगे, कशकोल जैसे कि किसी जी। ने ये जी। वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक। सॉरी टू से, सही लफ्ज, हम दोबारा वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की, उसके पेश नज़र इस कॉन्फ्रेंस का मुनक़िद होना कहीं ना कहीं खुशाइन ज़रूर है। अलबत्ता उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी, लेकिन हमें कर्ज ज़रूर मिल गए हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मौसम तो काफ़ी ज़्यादा सर्द है, लेकिन अगर पंजाब की सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पंजाब में सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्या नंबर पूरे होने के अपोजिशन के दावे दुरुस्त हैं? यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। जी। देखिए, मेरा ख्याल है कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो रिस्क का एलिमेंट है वो बदस्तूर मौजूद है। जो काफ लीग है उसके दिल में भी चोर है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग उनके हाथ से निकल के दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि ऐसा पहले भी करने की कोशिश की गई थी। और फ्लोर क्रॉसिंग का जो अमल हुआ था उसके बाद एक लेजिस्लेशन आई थी, एक फैसला आया था अदालती, जिसके बाद इन तमाम लोगों के बारे में कहा गया कि फिर ना तो ये इनको ना सिर्फ डी सीट किया जाएगा बल्कि इनको और भी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन असल चीज मेरा ख्याल है ये है कि शुजात साहब ने पहले ही अंदर की खबर दे दी थी और उन्होंने कहा था कि ना तो ये असेंबलियां टूटेंगी, ना ही अगला इलेक्शन होगा, सब कुछ अपने वक्त पर यानी कि मुकर्रर वक्त पे किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात से ये समझ लेना चाहिए कि ना तो इस असेंबली में एतमाद के वोट के हवाले से कुछ होने वाला है और ना ही हम इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। ये जरूर था कि ये कहा गया था कि नून लीग की तरफ से घेराव जरूर किया जाएगा, शोर शराबा जरूर किया जाएगा, लेकिन जो खबरें देने वाले मीर साहब लाहौर में बैठे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो उनकी पार्लिमानी कमेटियों के इजलास हुए हैं इसमें यह कहा गया कि कुछ लोग पूरे नहीं थे
और गालिबन वो पीपल्स पार्टी के लोग थे। लेकिन मेरे लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जनूबी पंजाब के हवाले से जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी के हवाले से जो कुछ हो रहा है, असल चीज और असल चेंज वहां पर हो रहा है। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपने आप को, अपना जो बलूचिस्तान में असर रसूख है वो बढ़ा रही है, बल्कि इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब में भी खासी एक्टिव है। फिर अलीम खान साहब और तरीन साहब जिनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी कुछ ना कुछ स्टांस ले सकते हैं, कोई हो सकता है नई पॉलिटिकल शक्ल में सामने आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले अरसे में हमें बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगी। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये ड्रामा इसी तरह चलेगा और जल्द ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद परवेज इलाही साहब अगर एतमाद का वोट ले भी लेते हैं या लेना पड़ता है तो वो सक्सेसफुली ले सकेंगे, और उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएंगे, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जी हम 9 तारीख को इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद हमने लाहौर हाई कोर्ट जाना है। सही। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट जाएंगे और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के आशीर्वाद से ये दोबारा अपनी उसी तनख्वाह और उसी ड्यूटी पर वापस लग जाएंगे। ठीक। जी मोना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो अफसोस ये होता है कि पंजाब में जो सियासी एक रस्साकशी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुझे ऐसा लगता है कि जो आई क्लियरली रिकॉल कि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में इमरान खान को हटाया गया है, तब से लेके आज तक पंजाब में सियासी स्टेबिलिटी आके नहीं दे रही। वफाक में जो हालत है आप उसको टाइम्स 100 कर लें, उस तरह की कैफियत पंजाब में है। कभी हमजा शहबाज आ जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं, कभी परवेज इलाही आ जाते हैं, फिर हमजा शहबाज आ जाते हैं, फिर अदालत को बीच में कूदना पड़ता है, उनका एक बीच में एक अपना एक आता है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं। कभी गवर्नर बलीगुर रहमान अभी आ चुके हैं, उससे पहले उमर चीमा साहब थे। दोनों जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और दोनों की जो एसेंस थी उसमें कोई डेमोक्रेसी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ वफाक में जो अपनी पार्टी थी उनको सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जो पंजाब में स्पेसिफिकली नजर आती है। और हाँ, ज्यादा परेशान कौन इसलिए है कि जो भी नया वजीर आला आता है वो अपनी मन मंशा के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल शुरू कर देता है। वो कहते हैं जी अब ये सारे हट जाएं, अब नए आ जाएं। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो एक सिस्टम को एक गवर्नेंस के पूरे निजाम को चलाने के जिम्मेदार होते हैं, वो चल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी थोड़ी सी अपने पैर जमाते हैं, उनको थोड़ा समझ आता है कि हम कहाँ पर हैं, थोड़ा एक फील लेते हैं अपने जॉब का, अपने काम का, तब तक वो पता चलता है जी वहाँ टॉप पे तो वजीर आला फिर चेंज हो गए, फिर वो दोबारा से नए सिरे से वो एक एक्सरसाइज शुरू होती है। तो ये बहुत मज़ाक़ा खेज पंजाब में सूरत हाल है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद ही इसके अंदर कोई तब्दीली आए, क्योंकि देखिए पीटीआई एक बहुत बड़ा दावा कर चुके हैं, उनको हर अपने दावे से यू टर्न लेना पड़ रहा है। कभी वो कहते हैं हम इस्लामाबाद आएंगे, कभी वो कहते हैं पिंडी आएंगे, फिर कहते हैं हम सेहतयाब होने के बाद दोबारा से आएंगे। जो भी वो बात करते हैं वो उससे पीछे हट रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो भी बैरूनी साजिश जो उसको कहते थे, उससे तो वो बहुत पहले के पीछे हट चुके हैं। फिर अब वो साबिक आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने जो है वो तोपों का रुख कर लिया, अब वो भी खत्म हो गया मामला। मतलब उनको भी एक अपने सर्वाइवल के लिए एक इशू चाहिए। उन्होंने पंजाब में बहुत अहम ऐलान किया था कि जी पंजाब और केपी दोनों असेंबलीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। वो जो उनका ऐलान है वो दूर दूर तक अब तक नहीं आ रहा, तो उनको भी अपनी एक सियासी फेस सेविंग चाहिए। इन द मीन टाइम हुकूमत भी ये ऐलान कर चुके हैं और वो पहले टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरह से परवेज इलाही को रिप्लेस करें, या रिप्लेस ना करें तो उनको अपनी तरफ कर लें। दोनों मामलों में ये लोग भी काम दे रहे हैं। तो बहुत बुलंद दावों के बाद अभी ऐसा लगता है कि ये रस्साकशी जारी रहेगी और अवाम की जो गवर्नेंस की जो सूरत हाल है या हालत ज़ार है वो भी जारी रहेगी। जी नईम साहब। जी मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एज ए ले में दो बातों का मुझे यकीन होता। एक तो ये कि लोग बिकने के लिए तैयार नहीं है और किसी लालच में आए बगैर अपने मौक़िफ़ पे खड़े होते हैं, और दूसरा ये कि वो अपनी पार्टी की जो डायरेक्शन है उस पर अमल करते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये जितने टर्मोइल आपको नज़र आ रहा है, जो अभी बहन जिक्र कर रही थी MQM का और बाप का, और ये जो अभी पीपल्स पार्टी रीइंफोर्स हो रही है, ये सारी चीज़ें हम जितना भी कहें कि ये एक जी नेचुरल पॉलिटिकल फिनोमेना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल नेचुरल पॉलिटिकल फिनोमेना नहीं है, ये मैनिपुलेटेड पॉलिटिकल फिनोमेना है। और इसकी कैसे मैनिपुलेशन होती है मुझे इसकी डिटेल में जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो परवेज इलाही साहब ही कंटिन्यू करेंगे, ही इज नॉट रिप्लेसेबल, दिस फॉर श्योर। क्योंकि अगर पीडीएम को अपने नंबर पूरे करने पड़े वो भी नहीं कर पाएंगे,
अगर पीटीआई को अपने नंबर पूरे करने पड़े वो भी नहीं कर पाएंगे, सही। क्योंकि 4-5 ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं हमारी सियासत में, जो इधर से उधर हो सकते हैं, और कोई कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे पैसे पर हो, चाहे किसी के कहने पर हो, किसी लालच में हो, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ सिचुएशन इस किस्म की है कि एक ही इसमें काम हो सकता है, वो ये कि अगर तो कोई ऐसी अंडरटेकिंग दे दें पीटीआई और परवेज इलाही साहब के, ठीक है जी गवर्नर साहब उन्हें डी नोटिफाई जो किया है वो वापस ले लें और हम इसको तहलील नहीं करेंगे। शायद मुझे लगता है कि इस किस्म की कोई अंडरटेकिंग ले जो जुडिशरी, जिसको हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ही विल कंटिन्यू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तमाम जो पीटीआई के लोग हैं वो इस्तीफे दे देंगे, या कम से कम काफी सारे लोग इस्तीफे दे देंगे। अच्छा। और परवेज इलाही की हुकूमत गिर जाएगी और कोई और हुकूमत नहीं बन पाएगी, ये मेरा अंदाजा है। हाँ, अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर साफ जाहिर है कि जो नंबर्स होंगे उसके आगे क्या होता है वो फिर मुझे मालूम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है और लॉ क्या कहता है, बट इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन नॉट ओनली इन पंजाब, आल्सो इन द सेंटर। ठीक जी सज्जाद साहब। देखिए, हम वैसे करते रहे हैं बहुत दिनों से, परवेज इलाही क्या करेंगे, फलां क्या करेंगे। मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह सकता हूँ कि इमरान भी असेंबलियां तोड़ना नहीं चाहते, परवेज इलाही भी असेंबलियां तोड़ना नहीं चाहते, और मुस्लिम लीग का भी इंटरेस्ट इस वक्त नहीं है कि फॉरेन असेंबलियां तोड़ी जाए। सही। उनके लिए प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी शायद प्रॉब्लम पैदा कर दे पंजाब में या कुछ और कर दे। उनके लिए मसाइल, देखिए असल लड़ाई नून लीग की और पीटीआई की है पंजाब में। अब पीपल पार्टी उस पर घुस रही है। ये एक अजीब का किस्सा है जो यहाँ पैदा हो रहा है। जिस दिन परवेज इलाही रास्ता बदल के बनी गाला गए थे और हमजा यहाँ वजीर आला बन गए थे, मैंने उसी दिन कहा था कि हमजा को वजीर आला के तौर पे कबूल नहीं किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट अब भी यही चाहती है कि पंजाब में मुस्लिम लीग के पांव उखाड़े जाएं, सेंट्रल पंजाब में खास तौर पर जहां उनका होल्ड है, ताकि उनको वो भी कुछ उन्होंने कम नहीं की थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नवाज शरीफ ने भी कम नहीं की थी। जो इसका बयानिया इमरान का, वो पहले नवाज शरीफ का लामिया था, वो बयानिया था। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त सब मिले हुए हैं, और मेरे ख्याल में अदालतें भी मिली हुई हैं, और मेरे ख्याल में उनको बता भी दिया गया है कि यही कंपनी काम करेगी बकौल एक हमारे तजिया नगार के। ये ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, और इलेक्शन जो जिनका ख्याल है वफाक में वक्त से पहले हो जाएंगे। इमरान को भी समझ आ गई है कि वक्त से पहले इलेक्शन होने की कोई तवक्को नहीं है। अब उन्होंने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बातें करनी शुरू कर दी है। ये बाप की बातें, साउथ पंजाब की बातें, ये कराची की बातें, सारी बातें की जा रही हैं। जनरल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं बताने की वजह नहीं, ये कौन करता है, कैसे करता है, इसी से समझ लेना चाहिए कि कौन इन चीज़ों को इंटैक्ट रखना चाहता है इस वक्त इस सिस्टम को। हम इकोनॉमी भी जब बात करते हैं और कहते हैं इलेक्शन करा लो ठीक हो जाएगी, उस वक्त मैं कहता हूं कि इस बात को आप छोड़ दें, भूल जाएं कि ये कोई इलेक्शन इस वक्त हो सकती है। वैसे भी जितना तजिया करें, कोई इलेक्शन की बात नहीं बनती। वो कहा था किसी ने कि परवेज इलाही इस्लामाबाद गए थे और गुम हो गए थे, और 2 घंटे के बाद वापस आए तो आके उन्होंने इतला दी यही कंपनी चलेगी। तो मेरा ख्याल में यही बंदोबस्त कुछ अर्सा अभी चलेगा, उसके बाद क्या मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। तो पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो बदस्तूर वैसी की वैसी ही है, और अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों जानिब से नंबर्स पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों पे पूरा कौन उतरता है ये देखना होगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से नाजरीन खुशामदीद कहेंगे, और नाजरीन यहाँ पर बात करेंगे जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे, और IMF वफ्द से होने वाली मुलाकात जो है जिनीवा कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी IMF वफ्द की मुलाकात हुई, और वहाँ पर शहबाज शरीफ ने ये बात उनसे कही कि प्लीज़ थोड़ा सा रहमदिली का मुज़ाहरा किया जाए और हमें कुछ मोहलत दी जाए, जिस पर IMF की जानिब से ये कहा गया है कि डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक आपकी तरफ से किया जाए। तो वज़ीर आज़म की अपील, क्या IMF आलमी दबाव पर अपने मुतालबात पर नजरसानी करेगा, यही सवाल है मेरा। सबसे पहले नईम खालिद साहब आपसे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि हम सब जानते हैं, जितने आपके पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आपके व्यूअर्स भी अब तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये जो रिलेशनशिप होती है अदारों के दरमियान, इंटरनेशनल अदारों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो मुल्कों के दरमियान, ये कोई रहम की अपील या माफी तलाफी से ऐसे नहीं होता मामला। ये तो सीधा सीधा कुछ ले और दे का मामला है और अपने अपने इंटरेस्ट का मामला है।
हमें अच्छी तरह मालूम है कि IMF के पीछे अभी भी जो ताकतवर लॉबीज हैं वो किन मुल्कों की हैं, और वो हमें नहीं पता कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। एक तो वो डिमांड है ना जो IMF ने आपके सामने रखी हुई है, जी। जैसे ये कहा है कि डॉलर को आप फ्री फ्लोट करें, जिसका मतलब ये कि डॉलर एकदम 270-72 पे चला जाएगा। अगर हम गोल्ड पैरिटी और इन चीजों को देखें बिल्कुल तो ऐसा ही। साफ ज़ाहिर है और तबाही के दाने की तरफ चल पड़ेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं, ज्यादा बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं आई वुड से, जो कि हमारी नजरों से ओझल हैं कि बड़े मुल्क क्या मांग रहे हैं हमसे और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या नहीं दे पा रहे या क्या नहीं बात मान पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान सख्त मुश्किल में इसलिए है कि ये जो बड़ी मुखासमत है रूस और दूसरी तरफ, वो इस नहज पे है कि वो कोई फैसला कुन मराज में नहीं है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन किस तरफ ये किस करवट मुड़ बैठेगा, इसी वजह से हम भी अपने कोई फैसले नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि इन एंटिसिपेशन और चीजों को देखते हुए फ्यूचर में हमें कुछ फैसले कर लेने चाहिए दो टोक किस्म के, जब तक वो अहलियत आप अपने अंदर पैदा नहीं करते, और उसके लिए अंदरूनी खलफशार को खत्म करना जरूरी है। अब वो कब खत्म होगा, ठीक है मीर साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कभी नहीं होंगे, तो ठीक है फिर इलेक्शन कभी नहीं होंगे तो अगस्त नवंबर तक यही सूरत हाल भी ऐसे ही चलती रहेगी। सही। जब तक आप शफाफ और जल्द इलेक्शन नहीं करवाते उस वक्त तक ना बाहर से कुछ हो रहा है ना अंदर से कुछ होगा। मैंने दोबारा दोहरा दी ये बात, ना IMF आपको देगा, ये जिन डोनर्स ने आपको इस वक्त प्लेज किया है ये भी कुछ नहीं आएगा जब तक कि आपकी एक स्टेबल हुकूमत नहीं यहाँ पर आ जाती। जी ठीक है। जी मोना। अच्छा, जी इस मोना, आपकी बात जानिब। में बिल्कुल सच्चाई जी, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर ये कहा जाए ना कि सियासी जो इंतशार है उसका कोई ताल्लुक नहीं है मईशत से, तो ये खाम ख्याली है। क्योंकि एक डोनर एजेंसी और एक मुल्क, एक बहुत अहम मुल्क जो पाकिस्तान की बड़े क्राइसिस में मदद करता रहा है, इस दफा जब पाकिस्तान उनके पास गया तो उसने कहा कि भाई आप पता तो कर लें कि आपके पास हुकूमत कौन सी है। सही। ये नहीं पता कि ये वाली जो हुकूमत है ये कितने दिन चलेगी, और जो अब आने वाली हुकूमत है वो आएगी कब, नंबर 1 इलेक्शन कब होंगे, नंबर 2 और नंबर 3 अगर हो भी गए तो वो चलेंगे कितना। तो वो मतलब इस तरह से तासुर लिया जा रहा है पाकिस्तान का, और ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। जी सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं ये कहता हूँ इलेक्शन करवा भी लो, इलेक्शन कराने के बाद इस नई हुकूमत जिसको आप कहते हैं 5 साल चलेगी, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि इमरान खान की हुकूमत होगी, इमरान खान को इतने पैसे भी नहीं मिले। वो तमाम मुल्क तो इमरान से ही चिड़े हुए हैं, सही। और आप कहते हो कि हम इमरान को आइंदा 5 साल के लिए ले आएंगे और वो पैसे ले आएंगे। जब वो आया नहीं था ना पहली बार, वो कहता था मुझे आता है पैसे इकट्ठे कैसे करते हैं। वो शौकत खान समझ रहा था मुल्क को कि पैसे ऐसे इकट्ठे करते जैसे शौकत खान को भी इकट्ठे करते हैं। तो भाई ये बात छोड़ें, और यही सारी जो सूरत हाल है हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अब हमारी हुकूमत ने भी शायद ये तय कर दिया है कि IMF को पहले तो दुनिया में से जितना दबाव डाल सकते थे चीन का ये वो सब हमने कर दिया है, और शायद हम तो कर रहे हैं कि कुछ वो हमें सलाब की वजह से, महंगाई की वजह से अगर इसको रैशनलाइज भी करें अपनी सारी बातों को, तो कुछ बातें उन्हें मानना पड़ेगी, कुछ बातें उन्हें रियायत देनी पड़ेगी। लेकिन ये बात भी मान लें अगर ये पार्टीजन वाली बात करनी है तो ये सारी कंडीशन तय की हुई है इमरान खान की हुकूमत में, और हम लगे हुए इस हुकूमत के खिलाफ। और भाई हुकूमतों का मसला नहीं है, ना इसका है ना उसका है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पता नहीं ये वबा कब से हमारे यहाँ पड़ी हुई है, कब से हमने खराबी पैदा की हुई है, इसका हम तजिया नहीं करते। छोड़ दें इन बातों को। असल किस्सा ये है कि इस वक्त अगर जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, और उसके पेश नज़र अगर IMF से हमें कुछ रियायत मिल गई तो ठीक है, वरना हमें वो बातें मानना पड़ेंगी। और हमने शायद तय कर है, हमने तय कर लिया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद हमने तय कर लिया है कि मुश्किलात भी हुई, और उसके सिलसिले में हुकूमत को अपना जो एक क्रिटिकल बर्डन भी उठाना पड़ा तो हुकूमत भी उठाएगी, और उसको सपोर्ट भी मुयस्सर की जाएगी। बात मेरी समझ गए, सपोर्ट भी मुयस्सर की जाएगी। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, मैशत ऐसी है, और उसने की ये मसला नहीं है। ये हुकूमत आ जाएगी ठीक कर देगी, कुछ नहीं होगा इस तरह। ये हम फंसे हुए हैं अभी 6 महीने साल देने के लिए नहीं, हमें 3-4 साल अपने पांव पे दोबारा खड़े होने के लिए कम से कम चाहिए, अगर हम सारे मामला को ठीक कर सके। ठीक है जी सना मिर्जा। मेरा ख्याल है कि हमारे मौजूद सारे पैनलिस्ट जो हैं वो इशारों किनारों में बात कर रहे हैं, तो आवाम बेचारे जो हैं उनके लिए तो अब उनकी जो समझ है वो इतनी खराब हो चुकी है इन मईशत और इन माशी हालात की वजह से कि वो खुद परेशान है कि होने क्या वाला है। जहां तक आपके सवाल की बात है,
जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन उनसे रिक्वेस्ट किया और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है आईएमएफ जैसे इदारे से कि खुदारा आप कंसिडर करें। सही। ऑब्वियसली उसमें कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो कि आईएमएफ नहीं सुपरसीड कर सकता और वो उन पे स्टैंड करेगा। डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले सकेगी क्योंकि डॉलर वैसे ही किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। अगर और ऊपर चला गया तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों से जमीन पर आ जाएगा। लेकिन अलबत्ता जो पेट्रोलियम लेवी है मेरा ख्याल है इसको पाकिस्तान को बढ़ाना पड़ेगा और इसके अलावा दीगर भी नए टैक्सेस आयद करने पड़ेंगे, सब्सिडीज जो है उनको कुछ कम करना पड़ेगा। सही। अखराजात की जहां तक बात है तो इसके ऊपर शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकेगी क्योंकि वो हम आदी नहीं है इस चीज के ऊपर काम करने के। जहां तक कुछ शराइत की बात है तो मेरा ख्याल है 70 to 80% हमें शराइत फुलफिल करनी पड़ेंगी और जैसे मैंने बारह इस शो में भी कहा है और दीगर प्लेटफॉर्म्स में कि जो हमारा 8वां और 7वां राउंड है उसकी कुछ डिमांड्स को हम फुलफिल नहीं कर सके। जब तक वो डिमांड्स की लिस्ट कंप्लीट नहीं होती और उसके बाद अगले नवे राउंड के ऊपर की डिमांड्स के ऊपर बातचीत नहीं होती तो मेरा ख्याल है सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। आज भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अगर आप देख लें तो तकरीबन 7 से 7.5 अरब डॉलर के करीब जो अमाउंट है वो 3 बड़े बैंकों की तरफ से दिया गया है और कर्जे की मद में ठीक है उसकी टेक्निकलिटीज अपनी जगह लेकिन ये वो अमाउंट है जो कि हमें वापस करना है। तो हमें इसको सक्सेस नहीं समझना चाहिए, इसको हमें फेलियर समझना चाहिए कि एक मुल्क अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये कह रहा है कि यहाँ इतनी तबाही हो गई है और मेरी मदद करो तो उसकी मदद के बजाय उसके साथ एक कारोबार किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है, कारोबार उसे करना पड़ेगा और उसको अपने स्टेक्स बेचने पड़ेंगे और हम यही करने जाएंगे। जहां तक इकोनॉमी को संभालने की बात है तो ब्लूमबर्ग की बड़ी अच्छी एक स्टोरी आज मेरी नजर से गुजरी है कि जी अगले 6 माह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे टाइमिंग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आखिर वो तमाम इदारे जो कि अभी कुछ रोज कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग है, पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, यकदम कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो यकीनन हमारे दोस्तों ने हमारे लिए कुछ रास्ते सीधे किए हैं लेकिन कुछ रास्तों को सीधा करने के लिए हमें अपने मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और मेरा ख्याल है मुश्किल फैसले होंगे तो अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एग्रीमेंट भी हो जाएगा लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ स्टेक पर लगेगा और वो स्टेक जो है वो यकीनन अवाम के नुकसान में साबित होगा। ठीक नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF से ये अपील की गई है और कहा गया है कि अपने जो उनके मुतालबात हैं उस पर नज़रसानी करें। इसी पर हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे सज्जाद मीर, सना मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईब खालिद लोधी साहब और मुना आलम। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, देखना ये होगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में अब IMF की जानिब से कुछ रहमदिली का मुजाहरा किया जाता है कि मज़ीद वही सख्त शराइत जो हैं उन पर हमें जो है ना इन्हिसार करना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा, जैसा कि उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक किया जाए। ऐसे में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कि अगले 6 महीने पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, यकीनी तौर पर खुश आइंद है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिएगा, निगरान।